सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक इंतहाई अहम दिन है कि आज 24वें वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया है। कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को 201 वोट से कायदे ऐवान और मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया है, जबकि उमर अयूब जो उनके मुखालिफ थे 92 वोट ही हासिल कर सके। लेकिन आज के इस इंतहाई अहम दिन भी ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से शदीद नारेबाजी और स्पीकर डाइस का घेराव किया गया। वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद भी कुछ इसी तरह के मनाजिर देखने में आए, जबकि JUI ने इस सारी कार्रवाई का बॉयकॉट किया और सरदार अख्तर मेंगल ऐवान में तो बैठे रहे, लेकिन उन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब इस तमाम सूरत हाल में सबसे अहम सवाल आज का ये है कि 9 मुंतखब वज़ीर आज़म जिनकी पार्टी मैनिफेस्टो में पर महंगाई 1 साल में 10% जबकि 5 साल में 4 से 6% पर लाने का दावा किया गया था, और आज भी उन्होंने जो तकरीर की है उसमें महंगाई कम करने, कर्जों से निजात की बातें की हैं। इनके लिए अपने मंशूर पर अमल करना कितना काबिल अमल होगा? क्या ये एक रियलिस्टिक मंशूर है? क्या अपने दावों को हकीकत का रूप दे सकेंगे शहबाज शरीफ साहब? ये सवाल लेके अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ती हूँ। मैं तारुफ करवा दूँ, हमारे साथ एहतशामुल हक साहब आज इस्लामाबाद से मौजूद हैं। हमाद रुहेला हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी हमारे साथ कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद है। ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब पेशावर से हमारे साथ वीडियो लिंक से मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करूँगी मैं हमाद रुहेला साहब आपसे, ये किस तरह से देख रहे हैं जो आज की तकरीर थी, सारे सिचुएशन को देखते हुए अभी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये कितना काबिल अमल होगा? जी, इस वक्त हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको ये गलत फहमी या खुश फहमी हो कि हमारा मुल्क कोई माशी तौर पे मुस्तहकम हो रहा है या वो आने वाले हालात कुछ आसान होने वाले होंगे, या फिर हमारे लिए IMF जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर IMF के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम हमारे अंदर ये काबिलियत है कि हम वो कर्जा वापस कर सकेंगे या ना कर सकेंगे। किसी भी मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन देखने के लिए उसका रेवेन्यू जनरेशन देखना पड़ता है, उसका टैक्स कलेक्शन देखना पड़ता है। अमूमी तौर पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमारा कोई एक आम छोटा बिजनेस करने वाला शख्स अगर इस्लामाबाद के साथ साथ चारों सूबों में भी बिजनेस कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्सेस की बेतहाशा भरमार है। अगर चंद मैं आपको गिनवा दूं तो उसमें 5 कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस हैं, 12 उसके ऊपर एम्प्लॉय पेड पेंशन स्कीम्स हैं, फिर सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स हैं, फ्यूल टैक्स है, सेल्स एंड गुड टैक्स है और बेतहाशा और टैक्सेस हैं। और इस सब के बावजूद हमारी टैक्स पेमेंट्स में जो स्टैंडिंग है वो 173rd है। उसकी वजह जो मुझे बज़ाहिर नज़र आती है वो हमारी इनकंसिस्टेंसी है पॉलिसीज़ में और इंस्टेबिलिटी है हमारी गवर्नमेंट्स के अंदर। 2017 से अगर आप अभी तक का नज़र दौड़ाएं तो हमारे मुल्क में 10 फाइनेंस मिनिस्टर्स रह चुके हैं, जिनमें से 2 बार तो ये केयर टेकर मिनिस्टर रही हैं। उसके अलावा 8 केयर मिनिस्टर्स जो हैं फाइनेंस के रहे हैं। PTI के दौर में हमने देखा कि असद उमर से लेके शौकत तरीन साहब, हमाद अजहर साहब और हफीज़ शेख साहब को भी बहुत जल्दी बदला जाता रहा है। इसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ अगर आप देखें डेमोक्रेसीज़ में तो वहाँ पर शेडो गवर्नमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आने से पहले ही पता होता है कि इस पोर्टफोलियो के लिए कौन शख्स आएगा और उस शख्स की बाकायदा तैयारी कराई जाती है कि वो जब वो हुकूमत से बाहर होता है तो वो शेडो कैबिनेट के तौर पे स्क्रूटनी करता है पॉलिसीज़ की और अल्टरनेटिव प्रपोज करता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमें अभी भी नहीं पता कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, हमारा डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर कौन होगा और उसकी क्या काबिलियत है कि वो इस जगह पर आएगा। जब तक ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आएंगी तब तक एग्जीक्यूशन पे बात करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा वोटर भी बहरहाल एग्जीक्यूशन के ऊपर या मंशूर के ऊपर वोट नहीं देता, जज्बात के ऊपर वोट देता है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, शेडो कैबिनेट का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमारे मुल्क में आना चाहिए। बेसिकली जो भी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात होती है ये उसकी जिम्मेदारी है। हमारी इस वक्त जो ऑपोजिशन की बड़ी जमात है वो तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के मूड में नजर ही नहीं आ रही। तो हो सकता है ये इस गैप को फिल करने के लिए पीपल्स पार्टी के पास एक बड़ा अच्छा मौका है। कोई तो जिम्मेदारी अच्छा वो अपने सर पर ले। है। एग्जैक्टली अब देखते हैं कि कौन जिम्मेदारी लेता है और किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाया जाता है। एहतशाम साहब, कीपिंग इन व्यू शहबाज शरीफ साहब के जो लास्ट वाला सारा तजुर्बा था 16 मंथ्स का,
उसको देखते हुए, जब आपको याद होगा जब वो ऑपोजिशन में थे, उन्होंने आगाज़ इस तरह से तहरीक अदम एतमाद का किया था, महंगाई मार्च से कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है और हमने आके महंगाई ख़त्म करनी है, हमने गरीब को ख़त्म नहीं करना। फिर 16 मंथ्स हमने देखे कि वो महंगाई डबल क्या ट्रिपल हो गई। तो आप समझते हैं कि ये जो आज की तकरीर थी ये सिर्फ एक जज्बाती तकरीर थी, या आप समझते हैं कि वाकई जो 16 मंथ्स का तजुर्बा था वो कम था और अब चीज़ें बेहतर की जानिब जाएंगी? देखिए, अब ना ये 16 माह का जो बैगेज है ये तो मेरा ख्याल है बुरा ही है, और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जी किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि सारा कुछ फैमिली के अंदर ही होता है, वही हुआ। अब सिर्फ बातों की हद तक जाया जाए तो जिस तरीके से उन्होंने तकरीर किया, वो तो कहते हैं कि जी बड़ी जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। उनकी अपनी बात आप सुन लें, वो कह रहे हैं कि जी टोटल हमारा डेट 80,000 अरब का हो चुका है। वो कहते हैं 12,000 का रेवेन्यू होता है, जिसमें से 7,000 अरब ले जाता है, प्रोविंसेस ले जाते हैं। उसके बाद कहते हैं 8,000 अरब रुपया जो ना हमें कर्जों की मद में देना होता है। तो जाहिर है खाने पीने के लिए, हेल्थ, तालीम, स्कूलिंग, किसी के लिए कोई पैसा नहीं बचता। और फिर ये कि जिस अंदाज से डे टू डे बुनियादों पे मुल्क को चलाया जा रहा है, इकोनॉमी को चलाया जा रहा है, मुझे माजरत के साथ मायूसी गुनाह होती है हमने, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना आसान काम होगा। बहुत ही अपहिल टास्क है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज जिस तरीके चले, कुछ अच्छी बातें भी हैं कि चारों सूबाई असम्बलियाँ प्लेस हो गई हैं, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, आज कौमी असम्बली का हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब अगला सवाल जो सारी दुनिया पूछ रही है कि जी हाउ वुड दे डिलीवर। तो मेरा ख्याल है ये इतना मुश्किल काम है, और वही मुझे लगता है कि जो 16 में हुआ कि 16 माह में अपने तादियों को राज़ी करने में ज़्यादा वक्त गुजर गया और 80 लोगों की कैबिनेट बनाई रखी। आज भी वही होना है कि मौलाना फजल रहमान साहब चले गए हैं कराची, उनको लाने के लिए कोशिश हो रही है। कभी कहा जाता है कि जी दोबारा से उनको वही कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाएगा, मौजें लग जाएंगी उनकी, और पिछले 12-14 साल हुकूमत में रह के किया। इसी तरह एमक्यूएम को नवाजा जाएगा, बाकी सियासी जमातों को नवाजा जाएगा। तो मुझे बताएं प्राइम मिनिस्टर के पास कहाँ टाइम होगा कि वो ये सारे सीरियस इश्यूज़ को एड्रेस करें। अभी देख लें सियासी महाज पे, माशी महाज पे, सफारती महाज पे जो चैलेंजेस हैं, मेरा ख्याल है इतनी मुश्किल इनके लिए पेश आएगी कि इनको समझ नहीं आएगी होना क्या है। अच्छी बात एक है, एक सिल्वर लाइनिंग इसमें सिर्फ ये नज़र आ रही है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद, जैसा कि अब सारी चीज़ें IMF ने खुद कह दिया है कि जी बड़ी इन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, रेवेन्यू और बाकी जो इनके हैं इशूज़ उनकी तरफ तवज्जो दी जा रही है। तो मेरा ख्याल है अगले प्रोग्राम के लिए 6 से 8 बिलियन डॉलर में चले जाएंगे, मिल जाएगा। और फिर असल बात होगी कि इनके सर पे कौन होगा। तो सर पे SIFC बैठी होगी, एस्टेब्लिशमेंट बैठी होगी, वो मेक श्योर करेगी कि भाई ये जिस तरह पिछली दफ़ा वक्त गुजर गया खाने पीने में, यात्री में, वो नहीं हो, क्योंकि अब तो डिफॉल्ट का खतरा खुदा ना खास्ता तो नहीं है, लेकिन साथ ही खाने पीने के लिए कैसे मैनेज करेंगे। बिल्कुल, आपको इस हवाले से पॉइंट आ गया। शहजादा जुल्फिकार साहब सीनियर सियासतदान है, जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, वही कह रहे हैं कि इनसे मामलात नहीं संभलेंगे, नहीं चलने मामलात। तो शहबाज शरीफ साहब इतने ऑप्टिमिस्टिक क्यों हैं? देखिए, ये तो सब कह रहे हैं, हम सब इस पे मुत्तफिक हैं। अगर ये उनके लोग खुद ये कह रहे हैं, और जावेद लतीफ़ साहब का एक ज़रूर मैं जिक्र कर दूं या याद दिला दूं, हमारे जो सामईन हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर सोचेंगे कि, और उनको ये याद दिलाऊं कि जब 16 महीने की हुकूमत शुरू में हुई थी तो जावेद लतीफ़ साहब एट द लास्ट मिनट या 11th आवर में उनको तो वजीर नहीं बनाया जा रहा था, लास्ट बिल्कुल 11th आवर में उनको वजीर बना दिया गया। ये उन्होंने आकर प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब में, हम कुछ साफी बैठे हुए थे, उनके सामने लोगों ने पूछा तो उन्होंने इशारतन कुछ कहा। तो ये उन लॉबी के नहीं है, वो जरूर ये बात कहेंगे। अब जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं, जावेद अब्बासी, जावेद लतीफ़ साहब मामला, सेनेटर जावेद अब्बासी, जी जी, ओके, I'm so sorry. अच्छा, और जावेद अब्बासी, जब आप देखिए जावेद अब्बासी सर उनके अलावा भी बड़े सीनियर रहनुमा कह चुके हैं, जुबैर साहब बोल चुके हैं। उसके बाद देखिए इसमें नहीं, मुफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं, आप उनके शायद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं। और इस वक्त जब हम जिक्र कर रहे हैं, मुल्की मामलात वाकई मुश्किल हैं। आज अगर तकरीर आप देखें, बॉडी लैंग्वेज उनकी देखें, जोश जज्बा अपनी जगह, लेकिन क्या वो किस उसका इजहार कर रहे हैं, बेबसी का इजहार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस वक्त कोई ऐसा काम वो उनके बस में है? मुझे नहीं लगता कि
पूरे वो हुकूमत उन्होंने ले ली है, उनके लिए इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं कि जिससे मैं समझता हूं कि पता नहीं वो उन चैलेंजेस में से एक आध भी अगर वो कर लें तो शायद लोगों को उम्मीद होगी। इस वक्त प्रैक्टिकली लोगों से अगर आज जाके आप पूछें, लोग मायूस हैं। ये आज उनकी तकरीर देख के मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा था कि जब ये खुद ही इतनी मायूस बेबसी का इजहार कर रहे हैं तो चीजें कैसे चलेंगी। IMF पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि IMF की तरफ से उनके जो एग्जेक्टिव उनके तरफ से वो पुराने बयानात को कोट करके वो कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं इनको कि रिलीफ जो है वो गरीबों को मिलना चाहिए, सब्सिडी अमीरों को नहीं मिलना चाहिए, सब्सिडी गरीबों को मिलना चाहिए। तो ये पुराना हो या नया हो, लेकिन चैलेंजेस बहुत से खड़े हुए हैं सामने शहबाज शरीफ के सामने। अब ये इसकी सॉल्यूशन क्या होगा? दहशतगर्दी का इतना उसका एफरियत भी अपनी जगह मौजूद है और इनसे कैसे निपटा जाएगा? पैसा खर्च हो रहा है, जितना पैसा उस पर खर्च, ठीक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए जब तक तमाम पॉलिटिकल, बस लास्ट मेरा, तमाम पॉलिटिकल उनका पार्टीज का साथ ना हो, अपोजिशन जो है बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन है, आज उनके रवैये से पता चल गया कि उस हुकूमत को चलने नहीं देंगे। ये क्या हिकमत अमली करेंगे ये आके वक्त बताएगा। ठीक है जी शाह साहब। मेरे ख्याल से देखें, बात तो बड़ी विजिबल है। अगर खुद PMLN की लीडरशिप कह रही है कि ज़बरदस्ती की हुकूमत हमें हवाले की जा रही है और ये शायद हम नहीं लेना चाह रहे थे, तो बात बिल्कुल वाज़ी है। दूसरी चीज़ देखें, अगर वाकई इनका मैंडेट नहीं था तो क्यों गए हैं हुकूमत में? एक तो वो अपनी साख बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए मजबूरी है। जिस तरीके से बड़े मियाँ साहब ने अपने आप को आसानी से बाहर निकाल दिया, तो सब कुछ दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ तक चैलेंजेस की बात, शरीफ साहब ने एक तकरीर में ज़रूर किसान पैकेज की भी बात की और साथ साथ तो सूबों के ऊपर कहा कि 700 बिलियन से ज़्यादा जो है ना हम सूबों को दे देते, तो सूबे तो खुद रो रहे हैं। आप बताइए कि अगर खैबर पख्तूनख्वा है वो रो रहा है, बलूचिस्तान है वो रो रहा है, बेशक सिंध और पंजाब आपस में अगर ज़्यादा रिसोर्सेज वाले सूबे हैं और बड़े सूबे हैं, वहाँ पे अगर कोई इकनॉमिक इशूज़ नहीं है, ये दो सूबे तो टोटली डिपेंडेंट हैं मरकज़ के ऊपर अपने बजट को रन करने के लिए। एक तो ये इशू होगा। दूसरा, उन्होंने इशारतन शायद ये भी कह दिया कि जहाँ उनकी हुकूमत नहीं होगी, आया वो सूबे को कैसे लेके चलेंगे, ये भी एक चैलेंज होगा। साथ साथ देखिए गर्दिशी कर्जे आपके 5 ट्रिलियन से ज़ायद हो गए हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि जो ओवरऑल सूरत हाल है, इकनॉमिक क्राइसिस अपनी जगह पे, आपके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशो है वो कितना है, क्योंकि हम पिछले साल कह रहे हैं कि 2024 में तकरीबन ये 2.6 बिलियन तक चला जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, आपकी पॉलिसीज़ क्या है। और जैसे कि रोहिला साहब ने कहा कि आपके पास पहले प्लानिंग क्या है। आपने देखें अभी तक तो हम यही डिसाइड नहीं कर रहे थे कि कौन होगा फाइनेंस मिनिस्टर, और जैसे शायद अनाउंस भी कर दिया इरफान सदीकी साहब ने कि जी इसहाक डार साहब भी होंगे, तो क्या वो जो पिछला एक्सपीरियंस था वो उसको कैसे लेके चलेंगे, IMF के साथ वो कैसे रेक्टिफाई करेंगे चीज़ों को। एक मामला अपनी जगह पे। ये दूसरा जो इस वक्त बड़ा चैलेंज होगा वो एक गैर यकीनी सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो के भी हुकूमत में नहीं है, वो ना मिनिस्ट्रीज ले रही है ना ओनरशिप ले रही है, तो क्या वो PDM2 की कहानी आगे चलेगी? जैसे पहले पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कहती रही है कि जनाब ये तो PMLN की गवर्नमेंट है, तो ये एक सूरत हाल होगी। दूसरा देखें, मेरे ख्याल में गैर यकीनी सूरत हाल अपोजिशन की वजह से होगी या नहीं, हॉस्टाइल अपोजिशन भी मौजूद है। दूसरा, अगर वाकई फॉर्म 45 वाली चीजें होनी शुरू हो जाए और अदालतों ने वाकई अगर मेरिट पे फैसले करने शुरू कर दिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने किए, या साथ साथ हमारी जो आला अदालतें हैं उन्होंने वाकई फॉर्म 45 को कंसिडर करना शुरू किया, तो तकरीबन 6 महीने में क्या होगा? आप देखेंगे कि किसी पार्लियामेंट के अंदर एक इन हाउस चेंज लाया जाएगा। ये बड़ी एक अजीब सी सूरत है। बिल्कुल एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी है और उसके साथ साथ फिर जो एलाइज हैं उनको भी राम रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और फिर ये सारे जो आज उन्होंने तकारीर की हैं, बेहतर होता कि उसमें वो प्लान ऑफ एक्शन बता देते, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, वो किस तरह से किए जाएंगे मामलात, बजाय कि जो हमने देखें कि बड़े बड़े दावे जो से एहतशाम साहब कह रहे हैं, बड़ा अपहिल टास्क होगा। तो अब जहाँ पर हम इतने चैलेंजेस की बात कर रहे हैं मुल्क को, वहाँ पर मुआशी बहरान एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर आगे IMF से डील के मामलात भी हैं। इस हवाले से वज़ीर ख़जाना की अहमियत इस वक्त काफ़ी बढ़ जाती है, जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी पहले ही कह चुके हैं कि इसहाक डार ही वज़ीर ख़जाना होंगे। मगर हमने देखा है कि बतौर वज़ीर ख़जाना डार साहब की परफॉर्मेंस से काफ़ी लोग नाखुश थे। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसहाक डार बतौर वज़ीर ख़जाना बेहतर इंतखाब साबित हो सकते हैं, और मईशत की बहाली, IMF से डील नई हुकूमत के लिए
कितना मुश्किल होगा। तो इस सवाल के साथ एहतशाम साहब की जाने बढ़ूंगी। जी एहतशाम साहब। देखिए हम ना ये बार बार ये बात हो रही है इस्लामाबाद में, और जिस अंदाज से आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब ट्रस्ट नहीं करते किसी और पे सिवाय इसहाकदार पे। आपको याद होगा जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो 35 कमेटियों की सरबराही भी उनके पास थी। इवन बरीमाम की जो कमेटी थी उस कराने के लिए वो भी उस कमेटी के वो चेयरमैन थे। लेकिन अब सवाल यही है कि अब ऑप्शन कितने हैं, ऑप्शन इनके पास नहीं है। सर रिप्लेसमेंट नहीं है क्या डार साहब की कोई? देखिए रिप्लेसमेंट तो बाहर पिछले दिनों 2-3 नाम आए थे और ये भी कहा जा रहा था कि जी शमशाद अख्तर साहब जो उस वक्त हैं शायद वो कंटिन्यू करें, क्योंकि IMF उनके साथ कंफर्टेबल है और जिस अंदाज से उन्होंने सख्त शराइत उनकी पूरी की थी, बिजली गैस और पेट्रोल प्राइसेस जो है ना तबादर के साथ बढ़ रहे हैं, तो उनका ये आमतौर पे कहा जा रहा था कि शी कुड बी अ बेटर चॉइस, उनको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन मसला हम ना दूसरी तरफ ये है कि अभी उनका जो पहले आ रहा था कि जी शायद सेनेट चेयरमैन उनको बना दिया जाए और वो नहीं बनाया जा रहा। अब जाहिर है इसके लिए गिव एंड टेक करना पड़ा पीपल्स पार्टी के साथ उन्हें, और हर चीज़ अपनी मर्जी की नहीं हो सकती थी। उस लिहाज से देखा जाए तो ये बावजूद इस बात के कि मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि रिजर्वेशन हैं SIFC के मामले में भी डार साहब चाहते थे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आ जाए, लेकिन पिंडी वालों ने उनको मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अब डार साहब का मसला इस वक्त ये है कि उन्हें अब कौन सी जगह दी जाए। ये भी खबर आई थी कि जी इनको शायद फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर का शायद कहा जा रहा है कि जी उनको पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा। तो मुझे ज़ाती तौर पर यही लग रहा है, और जो खबरें आ रही हैं कि जी इन्हीं को कंटिन्यू कराएंगे, अपने डार साहब को लेके जाएंगे। हाँ एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे बहरहाल उनको बताई जाएगी कि जो आपने IMF के साथ लड़ाई की थी और आके आपने 6 महीने के करीब इसको डिले किया था IMF की कंडीशनलिटीज़ को, उसका हमें नुकसान हुआ, फिर सख्त शराइत लेनी पड़ी और फिर उनका लोगों को वो आमना आता है कि जी आई नो हाउ टू डील विद IMF। अगर वो नई बात माने तो वो जाएं तो उन्होंने जाना है। तो मेरा ख्याल है इन्हीं को कंटिन्यू करवाएंगे। हाँ ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे, SIFC के लोग बैठे होंगे, और जिस तरह कहा जा रहा है कि कुछ बाहर से भी लोग इनडायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है ना वो उसके साथ उसमें हैं, क्या कहते हैं उनको जान पहचान के तौर पे या रास्ते में लोग वो रास्ता बताएंगे कि मियां आतिफ जैसे लोग बाहर इकोनॉमिस्ट बैठे कैसे चलाना है। तो लेकिन कैसे अब ठीक है एक बात है उन्होंने वो काम नहीं करने देने जो माजी में हुए थे। कोई सब्सिडी दी होगी, अभी आप देखते हैं $17 बिलियन ये IMF का, ठीक है जिसको कहते हैं $17 बिलियन अशराफिया खा जाती है हर साल, ये IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा हुआ है। आप मुझे बताएं क्वेश्चन फॉल बैक करने के लिए। सर चलें हमें अगले पैनलिस्ट की जानिब बढ़ना है। जी जुल्फिकार साहब। देखिए मैं तो इस तरह देखता हूं कि अगर ये अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं और उनके पास उनका अल्टरनेट कोई वो नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और यही समझते हैं कि इनके पास एक इकोनॉमी के माहिर वो एक ही हैं, वो इसहाक डार साहब हैं, वो कर लें वो। हालांकि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से भी काफ़ी रिजर्वेशन, और ये मुस्लिम लीग नून के अंदर भी रिजर्वेशन है कि आप एक बंदा शायद इस तरह से पहले भी फेल हुआ है उसने, और ख़ासकर ये 16 महीने में उसमें। लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तो छोड़ दें ज़रा। जो अपोजिशन के जो लोग हैं जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए इनके अलाइज हैं, वो भी उनकी बात ये नहीं मान रहे हैं, और ये समझते हैं कि अगर वही सब कुछ इकोनॉमी में जो है वो उसको निकाल सकता है मुल्क को और बेहतर एक ट्रैक पर डाल सकता है, तो कर लें ये अपनी। और शायद मेरे ख्याल में जितनी भी अपोजिशन हुई है, मुझे तो ये लगता है कि जितनी भी अपोजिशन हुई है, अगर मुफ्ता इस्माइल अब तो खुल के कह रहे हैं आपके शायद खान अब्बासी साहब ने इतना नहीं कहा, लेकिन दूसरी दफा आपने मुफ्ता कहा है, मिफ्ता कहे जी, वो कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल उनका नाम। जी जी आप मुफ्ता कह रहे हैं, नाराज हो जाएंगे मिफ्ता। अब जी नहीं मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मिफ्ता। हाँ जी। देखिए मिफ्ता इस्माइल जो है, जब वो शुरू में इतने खुल के नहीं कह रहे थे, अब तो अपने जो टीवी प्रोग्राम्स हैं उनमें तो बहुत खुल के वो कह रहे हैं, बहुत खुल के वो सामने आ गए हैं। और पार्टी के अंदर भी ये रिजर्वेशन कुछ लोगों में है, लेकिन शायद उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। जो लीडरशिप है वो ये समझते हैं कि उनके साथ कंफर्टेबल हैं, यही शायद हमें बेहतर कोई, क्योंकि एक चीज़ तय है, इकोनॉमी एक ऐसी चीज है मुस्लिम लीग के लिए, ये या तो इनके लिए इनको डुबो देगी, शायद आगे 5-10 साल के लिए फिर इनके लिए बहुत मुश्किल है। और अगर
और अगर कुछ बेहतरी आ गई तो शायद इनको सहारा भी दे, इनको फ्लोट कर दे कि ये इसको डुबो ना और फ्लोट करे। हाँ, एग्जैक्टली। अगर ये चीजें बेहतरी की जानिब जाएंगी तो उनके जो ट्रस्ट एक वो वोटर्स में पाया जाता है, उसने इस बार वोट नहीं किया, वो रिस्टोर हो सकता है, तो इनके पास ये चांस है। लेकिन अगेन वहाँ पर आपने कंफर्ट जोन नहीं देखना, यहाँ पर आपने मुल्की हालात को देखते हुए एक्सपीरियंस्ड लोग जिनके पास वाकई कोई सोल्यूशन है वो होना चाहिए। बाकी एनालिस्ट का भी हम इस पर राय लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक वंस अगेन। जिस तरह से इसहाक डार साहब पहले वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और इस बार अब दोबारा इस हवाले से जो गर्दिश है ख़बरें कि इसहाक डार साहब को ही वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब इस हवाले से बता चुके हैं। तो सारे मामलात को देखते हुए ये कितने अच्छे वज़ीर ख़जाना साबित हो सकते हैं। हमाद रोहिला की जानिब अब लेकर चलूँगी। हमाद बताइए। जी बिल्कुल देख रहे हैं, पहले भी हमने देखा था जब डार साहब आए थे तो बहुत उम्मीदें जगाई गई थी आवाम की, कौम की, कि डार साहब आएंगे तो डॉलर जो है नोज डाइव कर जाएगा, मुल्की हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, IMF शायद हमारे पीछे पैसे लेके दौड़ेगा। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने यहाँ तक भी देखा कि डार साहब को लाने के लिए और उनकी तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाने के लिए मिफ्ता साहब, जो सर ने तसही की, मैं भी नाम सही लूँ, मिफ्ता साहब को भी जो है एक उनकी भी बलि चढ़ाई गई। उनके बारे में भी ऐसी राय पार्टी में रखी गई, उनकी जो PR की गई, उनके बारे में जो राय अवाम में दी गई वो ऐसी थी कि पार्टी लीडरशिप भी उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी खुशी, उनकी रजामंदी शायद परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होती, वो कंफर्ट सेंट्रिक ज़्यादा होते हैं कि वो किसके ज़्यादा करीब हैं, किस पे ज़्यादा एतमाद करते हैं और किसको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। और इसकी रीज़न शायद कोई ज़ाती रिश्तेदारियां भी हैं न, देखने में आता है कि हमारी पार्टीज़ उनको ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और उनको जो है आगे रखती हैं अपनी पार्टीज़ में। तो ये रीजंस भी हो सकती हैं। इसहाक डार साहब के पास भी तमाम बोझ उनके ऊपर डाल देना भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि किसी के पास भी कोई इस वक्त जादू की छड़ी नहीं है। हालात इतने बुरे हैं और इस हद तक हम एक बंद गली में आ चुके हैं, जिससे मैं कोई मायूसी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन कोई पॉजिटिव खबर भी ऐसा सामने नहीं है। वक्त लगेगा इवॉल्व होने में, यहाँ से बाहर निकलने में। कुछ कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हमें चाहिए जिनको हम लेके कुछ अरसे तक आगे चल सकें। इस वक्त भी जो पार्लियामेंट की इंस्टेबिलिटी की बात की जाती है वो भी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर पूरा असर रखेगी। हमें चाहिए कि इन्वेस्टर को जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो ऐसी खबरों से नहीं मिलेगा उसको। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे और कुछ रीजनेबल मुद्दत तो कम से कम पूरी करे, अगर पूरी नहीं भी करती, ताकि हालात आगे चल सके। ठीक है शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं वज़ीर ख़जाना इसहाक डार अगर बनते हैं तो? देखिए, शायद ख़जाना ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी नवाज लीग हो या कोई भी पार्टी हो वो किसी दूसरे अजनबी के हाथ में देने की जो है वो बात कभी नहीं करेंगे, ना देंगे। एक तो बड़ी वजह इसहाक डार साहब को रखने की ये भी है क्योंकि हमेशा आप देखें पिछले कई हुकूमतों के अंदर जब इसहाक डार या PMLN की हुकूमत गई तो उसके बाद कितने कमीशन, इल्ज़ामात और फाइनेंशियल करप्शन, ये सारी चीज़ें होती रही। और जिस तरीके से वाकई उन्होंने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इस मुल्क की इकोनॉमी को रन किया वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास वही आएगा कि आप जो पिछली शॉर्ट टर्म IMF की जो किस्त थी उसके बाद अब आगे जाएंगे, आप एक्सटेंडेड लोन के ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि एहतशाम साहब ने कहा कि 7 से 8 बिलियन की प्लान ये कर रहे हैं। लेकिन एक जो मेरे जहन में एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है वो है एक्सटेंडेड स्पेशल लोन जो ये IMF से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर इसहाक डार साहब जो बार बार कहते हैं ना कि उनके पास उसका इलाज है, तो वो यही है कि इस वक्त देखिए पाकिस्तान डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर मेरे ख्याल में ये फैसिलिटी IMF से पैसे बटोरने की एक अप्लाई कर सकता है। इस वक्त आप देख लें मुल्क के नॉर्थ में तकरीबन इतनी खतरनाक किस्म की बर्फबारी है, कम से कम 40 अफराद जो है वो सिर्फ नॉर्थ के अंदर जाबाक हुए हैं। तकरीबन कम से कम हमारे 4-5 इलाके नॉर्दर्न एरियाज, चतराल, ये तमाम एरिया जो है वो डिजास्टर हिट हो गए हैं, मुकम्मल डिस्कनेक्ट है। तो ये एक फैसिलिटी होगी क्योंकि IMF के पास एक प्रोविजन है कि वो क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर के लिए स्पेशल लोन्स देगी, जिसमें पाकिस्तान जो है वो कम जो है वो उसके ऊपर मार्केट के ऊपर ये लोन ले सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, मेरे ख्याल में पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस हमने देखा, दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड लोग स्पेशलाइज्ड काम नहीं करते।
आप देखें इकोनॉमी वाला डिफेंस मिनिस्टर होगा, डिफेंस वाला जो है वो फूड मिनिस्टर होगा, फूड वाला जो है वो आपका क्लाइमेट का मिनिस्टर होगा। तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड लोग नहीं है। आपको हर जोन के लिए आपको एक पूरा ओवरऑल एक पूरा आप कहते हैं एक पैनल रखना चाहिए इकोनॉमिस्ट का, अगर आप इस मुल्क की डूबी हुई इकोनॉमी को रन करना चाहते हैं। आप कर्जे लेके मुल्क चला रहे हैं, फिर आपने एक इंडिविजुअल के हाथ में सारी चीजें दी होती हैं। तो ये सबसे बड़ा अहम नुक्ता है कि अगर चाहे SIFC के पास एक्सपर्ट है या पाकिस्तान दुनिया में मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की जो है वो राय ले सकता है कि क्यों बार बार आप कर्जा लेके उन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर अपने अखराजात जो है ज्यादा करते हैं, अपनी अयाशियों के ऊपर लगाते हैं। फिर आप देखें आपके जो जाते हैं, आखिरी बात वो फंड्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? आपके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके तनख्वाहों में जाते हैं, आपके पेंशन्स में जाते हैं, इसमें आपका डिफेंस बजट भी शामिल है। तो इसहाक डार साहब के पास तो मेरे ख्याल में इतने इख्तियारात हैं ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो हाइपोथेटिकल 5% इंक्रीज करके जून में जो है बजट पेश करना है। जो उनको कहा जाएगा वो करेंगे, चाहे उनको कहेंगे आप डिफेंस के लिए ज्यादा रखें, आप एजुकेशन के लिए रखें, आप हेल्थ के लिए रखें। ये जिस कौम में आप एजुकेशन के लिए बजट ही इतना रखते हैं कि मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से आप उसके डेली एक्सपेंडिचर्स पूरा कर सकते हैं, के ऊपर फोकस नहीं है। और दूसरा जो चैलेंजेस देखें, डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखिए बार बार हम ये बात करते रहे, आज आप देख रहे हैं पिछले 15 दिन के अंदर जो कुछ इस डिजास्टर हो रहा है, एग्जैक्टली उन चीज़ों को भी देख एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक बात करें, आपको पॉइंट आ चुका है। और जिस तरह के जो मामलात हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी थॉरोली इस पे सारी डिस्कशन की है। और एक और चीज़ इस वक्त हम जो मुल्क में देख रहे हैं, जिससे इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है, मुल्क में हम देख रहे हैं ताहाल एक्स पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो सका। लोग जो हैं वो VPN के ज़रिए समाजी एक्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे IT इंडस्ट्री पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं, जिसका असर किसी ना किसी तरह मईशत पर भी पड़ रहा है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स हैं इस पर बैन इनको कर दिया जाता है। ऐसे हालात में हमने देखा कि ऐवान बाला में यानी सेनेट में एक सेनेटर बहरामंद तंगी, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, बहरहाल पीपल्स पार्टी उन्होंने डिसोन कर दिया कि ये कुछ अरसा पहले इनको पार्टी से निकाल दिया गया था। उनकी जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाने की करारदाद एजेंडे में शामिल करना अकल से बालातर लग रही है। यानी दुनिया आगे की तरफ जा रही है और हम जो हैं वो इस तरह की करारदाद पेश करें, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक अमर, मेरी ओपिनियन ये है। इस तमाम सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि सेनेट में सोशल मीडिया वेबसाइट पर बैन लगाने के हवाले से जो करारदाद है, ये क्या दुरुस्त अमल है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ये सवाल लेकर मैं जाऊँगी शहजादा जुल्फ़िकार साहब की जानिब। आप कैसे देख रहे हैं सर? मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग था ये कि आप पहले एक्स बंद था, जिस पे हम देख रहे हैं कि इतना कंसर्न था, और अब कहा जा रहा है कि तमाम वेबसाइट्स ही बंद कर दी जाएं सोशल मीडिया की। देखिए, ये बिल्कुल आपने जो आपके रिमार्क्स हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हम अपने लोगों को अंधेरों में रखना चाहते हैं, अपने लोगों को बिल्कुल दुनिया से बेखबर रखना चाहते हैं? अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, उसकी क्रिटिसिज्म को आप देखें, उसकी क्रिटिसिज्म है किस चीज़ पर, बजाय कि ये आप कोशिश ये करें कि दूसरों को बिल्कुल उसकी जो क्रिटिसिज्म है उससे छीन ले। एक दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान के लोगों को वाकई, ये तो आपने देखा कि पिछले काफ़ी दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये चीज़ें चल रही हैं, अखबारात की जो है उसमें एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं। उस एडिटोरियल्स का अगर आप देखें कि क्या मतलब यह है कि आप एक बंदे के मुंह को बंद करने के लिए या एक ग्रुप के मुंह बंद करने के लिए आप पूरे उस प्लेटफॉर्म को ही क्लोज कर दें, उससे क्या होगा? उससे ये चीज़ें रुकेंगी तो नहीं, लेकिन आपके जो लोग हैं वो उनको कितना नुकसान हो रहा है ये आप देख लें। लोग अपनी ओपिनियन आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर अपने डिफेंस में उसको और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है कि या आप पूरे प्लेटफॉर्म को बंद कर दें। मैं तो इतना कहूँगा कि ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम क्यों एक कदम आगे जाके 6 कदम पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंतहाई एब्सर्ड है। एग्जैक्टली शाह साहब, ये जो अभी हम देख रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी एक्स को रिस्टोर करने का कहा गया, फिर अमेरिका से भी तशवीश का इजहार किया गया। अब एक्स छोड़कर, एक्स का तो अभी तक नामो निशान नहीं है, जो VPN के थ्रू कर रहे हैं उसको भी बैन करने का सोचा जा रहा है। देखिए आमना, जहाँ तक मैं आपका सवाल समझ सका हूँ,
मेरे ख्याल में जो हमारे सोशल मीडिया टूल्स हैं, किसी भी तरीके से इसके ऊपर अगर आप पाबंदी लगाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन पाबंदी लगा कौन रहा है और मोटिव्स किसके हैं और किसकी ज़रूरत है ये, और इंटेंशंस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या उस इंटेंशंस के ऊपर बात हो रही है या आप समझ रहे हैं कि वाकई इसकी ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अगर आप चाइनीज़ की मिसाल देखें तो ना वो इंस्टाग्राम पे है, ना वो एक्स पे जा रहे हैं, ना वो गूगल पे जा रहे हैं, ना वो जो है वो जीमेल यूज़ कर रहे हैं। उनका अपना एक मैकेनिज्म है जिस गैजेट्स के थ्रू वो चल रहे हैं, लेकिन क्यों इंटरनेशनली हम अपने अवाम को इस चीज़ से महरूम रखना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी पाबंदी है जो होनी नहीं चाहिए। जो सेनेटर साहब ने फ्रीडम के साथ साथ लोगों का रोजगार इससे बहुत जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर रहे हैं। जब हम अपने मुल्क के हालात देखते हैं तो फिर वहाँ पे अगर लोगों से ये भी छीन लिया जाए तो मायूसी तो मजीद फैलेगी। मानेंगे रोजगार अपनी जगह पे, लेकिन जितना मिसयूज आप सोशल मीडिया हो रहा है आप उसको भी देखें। एक अनब्राइडल्ड सोर्स ऑफ मीडिया में जिसके ऊपर कोई चेक नहीं है। आप किसी भी शख्स को गाली दे सकते हैं, किसी शख्स को अब्यूज कर सकते हैं। आप देखें मजहबी जो इस वक्त मुनाफरत फैलाई जा रही है थ्रू सोशल मीडिया टूल्स, मेरे ख्याल वो भी एक ऐसी चीज है जिसको आप रेगुलेट करेंगे। अगर आपके पास रेगुलेटिंग अथॉरिटीज नहीं है, पीटीए है वो नाकाम है, और दूसरे जो ऐसे इदारे जो इन चीज़ों को रेगुलेट कर सके। मेरे ख्याल में रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है कि आप उस मवाद को जो कि वाकई आप किसी भी लिहाज से कह सकते हैं गैर मौज़िब हो, गैर शाइस्ता हो या किसी मजहबी मुनाफरत के बायस बने, मुल्क के अंदर इश्तियाल अंगेजी फैलाए, आप उसको बेशक रेगुलेट करें। मैं बिल्कुल इस हद में नहीं हूँ कि आप उस पर पाबंदी लगाएं, लेकिन रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ अब आउट ऑफ वे आप देख लें कि अरब स्प्रिंग के बाद ये तमाम जो सोशल मीडिया टूल्स हैं वो मिसयूज भी हो रहे हैं। अब सेनेटर साहब ने किस वजह से ये करारदाद पेश की है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, लेकिन शायद हो सकता है उससे इत्तेफाक नहीं करते। इत्तेशाम साहब अगेन वही, आप चीज़ों को कंट्रोल करें, फिल्टर लगाएं, रेगुलेट करें, कोई हल निकालें, लेकिन इसको बंद करना ये तो आप नहीं समझते कि ये बिल्कुल एक अजीब सा डिसीजन, बेवकूफ़ाना अमल होगा? क्या हमने ये बज़ाहिर लग रहा है कि पैनिक और फ्रस्ट्रेशन में ये फैसला किया गया और करवाया गया। बैरामैन तंगी जो सेनेटर हैं उन्होंने आउट ऑफ नो वेयर आके बात कह दी और किसके कहने पे की, और किस तरह क्रिटिसिज्म हो रहा है, पार्टी ने भी फारिग कर दिया। मेरा अपना ख्याल है कि ये बहुत से हालों से तो हम ये देखते हैं कि जब आप कोई चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं तो रास्ते और निकल आते हैं। जैसे आपके कराची के लोग एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं जी, जुगाड़ लगा के तो कोई और से अपनी बात बनवा ली। लेकिन मेरा ख्याल आइडियली तो यही है कि इस तरह की एप्लीकेशन पे जब आपको तनाज़ात हो, ख़ासतौर पर मजहबी मुनाफरत फैलाने के हवाले से या कुछ और दहशत गर्दी का कोई कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा हो, तो आप उस ऐप के लोगों को कांटेक्ट करते हैं। माजी में हमने देखा कांटेक्ट किया हुकूमत ने और उन्होंने उसको चेंज किया, उस तरह के मवाद को हटा दिया। लेकिन सवाल आमना इस वक्त है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। व्लॉगर, ब्लॉगर्स, और फिर आप देख लें 2 बंदे बैठे होते हैं जिस तरह उनकी बात को ज्यादा देख रहे होते हैं। इवन बानी पीटीआई आप देख लें, जब बात किया करते थे माजी में सबसे ज्यादा जनाब उनको व्यूज मिलते थे, सब कुछ होता था। उसकी वजह है कि आप व्यूअरशिप किस तरह की देखना चाह रहे हैं। लोगों ने लाइकिंग डिसलाइकिंग के लिए एक अपना एक जिसको कहते हैं मयार बना लिया, गलत या सही। तो लिहाजा को इस तरह रोकना तो बहुत मुश्किल होगा, इससे बदनामी भी होगी। मेरा ख्याल है आइडियली यही है कि जहां आप समझते हैं कि बहुत आउट ऑफ द वे जाके मुल्क के खिलाफ मजहब और दहशत गर्दी और मेलाइन करने वाली बात है, उसको तो आप रुकवाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यह कि आम पैराए में जिसको हम कहते हैं मेरी शहरी आज़ादियाँ हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मेरा ख्याल है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और ये मेरा ख्याल है कल के बाद ही इतना क्रिटिसिज्म हुआ है हर जगह पे, हर जिसको कहते हैं अपना ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो आज़ादी जो हासिल कर लोग आज़ादी हासिल कर चुके हैं इन तरह के नए टूल्स के साथ, उसको वापस करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए अगर आप बंदी करना चाहते हैं तो कोई और हल ढूंढना पड़ेगा, या उसको टोन डाउन करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है उनकी जो पेरेंट कंपनी है उनसे रब्ता करके उनको कन्विंस करके तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बंद करवा दें। ठीक है हमाद, अब हमारी गवर्नमेंट ने एक विजन जो सेट किया, एक टारगेट सेट किया है $15 बिलियन एक्सपोर्ट्स फॉर द IT सर्विसेज और IT के लिए। तो ये सब करते हुए ये सारी कदगनें अगर लगाई जाएंगी, ब्लैंकेट बैन लगाया जाएगा, तो उसके बाद क्या ये अचीव कैसे करेंगे ये जो मामला इन्होंने सेट किए हुए हैं या टारगेट सेट किए हुए हैं? टारगेट्स शायद हमारे मुल्क में अचीव करने के लिए सेट नहीं किए जाते। टारगेट सिर्फ शायद एक नारा होता है और एक गुडविल गेन करनी होती है। अगर तो ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो जेन्युइनली इस पे बिलीव करते हैं तो फिर जो वो स्टेप्स ले रहे हैं वो उसके बरक्स जा रहे हैं। सेनेटर साहब की जो रेजोल्यूशन उन्होंने प्रेजेंट की है, मैं उससे कतन एग्री नहीं करता।
मैं उसको हर लेवल के ऊपर उससे डिसएग्री करना चाहूंगा, लेकिन मैं उनका ये राइट कि वो ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं, मैं इसको भी डिफेंड करूंगा। ये उनका हक है कि जो वो चाहते हैं, जो वो दुरुस्त समझते हैं, वो बोलें। बदले में मैं भी उनसे यही राय चाहता हूं कि जो मैं ठीक समझता हूं मुझे भी बोलने दीजिए, उससे एग्री करें या ना करें। तो इसी चीज को हमें लेकर जाना है सोशल मीडिया के ऊपर। हम अभी तक दफा 144 और 3 MPO की माइंडसेट से ही नहीं निकल सक रहे। हमें हर चीज का हल यही लगता है कि उसको रोक दिया जाए। शख्सी आज़ादी आइन के अंदर जगह जगह इसका जिक्र है। अब तो मीडिया की वजह से इतनी अवेयरनेस आ गई है कि लोगों को आर्टिकल्स वकीलों से बेहतर याद हो गए हैं कि कौन सा आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच का है और कौन सा आर्टिकल इस बारे में क्या बात करता है। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें आगे नजर नहीं आती। मैं यहाँ पर मजीद ये बात जरूर करना चाहूंगा कि जो अदालती नज़ायर मौजूद हैं उसके मुताबिक ये लिखा जरूर जा चुका है कि हर फ्रीडम के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाई जा सकती है, लेकिन जो अगर हम अदालती फैसले देखें तो उसमें कहा गया है कि वो बेयर मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस हों। वो इतना ब्लैंकेट कवर नहीं दे सकते, आप किसी भी चीज को बंद नहीं कर सकते। जहां तक बैड स्पीच और गुड स्पीच का ताल्लुक है, तो बैड स्पीच का हल ये नहीं है कि आप उसको बंद कर दें। बैड स्पीच को काउंटर किया जा सकता है गुड स्पीच से। कोई भी किसी को जबरदस्ती सोशल मीडिया पे लेकर नहीं जा रहा कि वो जाके वो राय देखे जो उसको पसंद नहीं है। वो स्क्रॉल डाउन करके आगे बढ़ सकता है, उसको टॉलरेट कर सकता है। और ये टॉलरेंस कम होने की वजह से हमारे मुल्क में ये जो लाहौर इचरा में वाक़े हुए हैं उस किस्म की हमारा माइंडसेट बनता जा रहा है। बाकी दुनिया में अगर हम देखें तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा इस वक्त चल रहा है, हेयरिंग के लिए फिक्स है, जिसमें बात ये की जा रही है कि ये कंपनी सेंसर नहीं कर सकती। वहां पे टेक्सास में ये लॉ लाया गया है कि जो अवाम की राय है वो सोशल मीडिया पर जो राय चाहें दें। आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले जी। और उसके बिल्कुल बरक्स हम यहाँ पर उनके ऊपर ब्लैंकेट कवर लगाने की बात कर रहे हैं और हम चाइना की मिसाल फॉलो करना चाहते हैं। इस सिलसिले में ये गौरतलब चीज़ है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। सेनेटर साहब को पूरा हक हासिल है, वो जो चाहे कहें, लेकिन वो हक हमें भी बदले में दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ओपिनियन की राय की यानी रिस्पेक्ट करना हमें सिखाना चाहिए और ये तमाम पार्टीज़ का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो हमारे अंदर अदम बर्दाश्त बढ़ती चली जा रही है उसको एजुकेट करें, अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को उनके अंदर लेकर आएँ ये मामलात, और फिर देखें कि फिर मामलात कितने अच्छे से स्मूथली चलेंगे। इसके साथ ही मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। हमारे साथ एहतशामुल हक साहब, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, हमाद और ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब मौजूद थे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।